देखिएगा, मुस्लिम लॉ में आज जिस टॉपिक पर बात चलेगी वो टॉपिक है आपका सिक्योरिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिक्योरिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस पर बात ये चलेगी कि समान सिविल नागरिक संहिता, समान सिविल नागरिक संहिता, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो देखिएगा, जो समान सिविल नागरिक संहिता की बात चलती है, ये नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में कही गई है। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में इसकी बात कही गई है। तो इससे पहले हम आपको यहाँ पर ये चर्चा कर लें कि आर्टिकल 37 जो है वो ये कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको किसी भी न्यायालय के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 37 जो है वो ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आप किसी भी न्यायालय में जाकर के इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। जैसे आप जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इनको आप न्यायालय में जाकर के इन्फोर्स करा सकते हैं, वैसे ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टर स्टेट इन द स्टेट पॉलिसी, इनको आप न्यायालय से इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। परंतु ये राज्य के शासन में मूलभूत हैं, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में ये मूलभूत हैं। क्यों मूलभूत हैं? कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, उसको प्राप्त करने का कार्य करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना की बात कही गई है, एक कल्पना की गई है कि एक वेलफेयर स्टेट ऐसा ऐसा होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए राज्य भरसक प्रयास करेगा। तो फिर यहीं पर आर्टिकल 37 जो है वो ये भी कह देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवाया जा सकता किसी न्यायालय द्वारा, परंतु ये राज्य के शासन में मूलभूत हैं और इनके अनुसार पॉलिसी बनाना प्रत्येक स्टेट का या स्टेट का ड्यूटी है। ये बात कही, मतलब कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो वेलफेयर स्टेट को प्राप्त करने के लिए अपने सिद्धांतों को, अपने अधिनियमों को, एक्ट को, अपनी पॉलिसी को इस तरह से बनाए कि वो वेलफेयर स्टेट प्राप्त कर सके। तो उसी संबंध में आर्टिकल 44 है जो कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का अर्थ यह है कि जब देश में जितने व्यक्ति हैं वो, उनकी नागरिकता एक है, देश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता एक है, तो फिर उनको उनके सिविल कार्यों के लिए अलग अलग विधियां क्यों होनी चाहिए। सिविल कार्यों के लिए कौन कौन से सिविल कार्य हैं? मैरिज जो डिवोर्स है, और क्या नाम, मैरिज हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, मेहर हो गया है, उत्तराधिकार हो गया है, या संपत्ति के ट्रांजैक्शन से संबंधित जो विधियां हैं वो सब अलग अलग कैसे हो सकती हैं जब एक ही देश के हम नागरिक हैं। तो इसलिए यहाँ पर समान नागरिक संहिता की बात कही गई है कि चाहे विवाह की बात चले, चाहे उत्तराधिकार की बात चले, चाहे विवाह विच्छेद की बात चले, चाहे दहेज की बात चले, इन सभी मामलों में अलग अलग पारिवारिक विधियों को खत्म करके एक विधि बना दी जाए। ऐसी संकल्पना की गई है समान नागरिक संहिता में, और ये कहा गया है अनुच्छेद 44 में कि राज्य इसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगा। इसका अर्थ है कि राज्य समान नागरिक संहिता देश में लागू करने का प्रयास करेगा। अब इस संबंध में कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केसला भी आए हैं।
पहला केस है आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से ये कहा था कि आप समान नागरिक संहिता देश में लागू करने के लिए कार्य करें। 1995 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया था कि आप देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मई से लेकर के अगस्त तक का एक समय दिया, सरकार को एक समय दिया कि हम मई में आपको एक समय दे रहे हैं कि आप अगस्त में आकर के एक शपथ पत्र न्यायालय में दें कि आपने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो देखिएगा यहां पर एक अन्य याचिका एक आती है। ये बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि आप देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें और साथ में उसने एक समय दिया सरकार को कि हम अगस्त तक का समय देते हैं, अगस्त 1995 का समय देते हैं कि आप उसमें शपथ पत्र दायर करके ये बताएं कि आपने समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। परंतु वहीं पर एक व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक याचिका डाली जाती है। उस याचिका की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अगस्त 1995 में ही वो उस याचिका की सुनवाई कर रहे थे। तो 11 अगस्त 1995 को सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये कहा अपने फैसले में कि सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप विवश नहीं कर सकते हैं, आप बाउंड नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को बाउंड नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा आदेश नहीं दे सकता है जिसमें ये कहे कि सरकार समान नागरिक संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पहले सुप्रीम कोर्ट सरकार से निवेदन कर रहा था कि आपने क्या कदम उठाए हैं, आप मुझे बताइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करिए, वहीं दूसरा एक केस आता है तो उसमें वो कह देते हैं अपनी बात से, जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुकर जाता है, वो कहता है कि नहीं, हम जो है वो सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते हैं, हम किसी प्रकार कोई निवेदन नहीं कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि आप समान नागरिक संहिता को देश में लागू करें। फिर देखिएगा एक और केस आता है जान बलामत्तम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी जान बलामत्तम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस जो है 2003 का है, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इस केस में क्या कहा, जान बलामत्तम भारत संघ के मामले में एक बार पुनः समान सिविल संहिता के बनाने के लिए दुष्प्रयोग किया और इसके बनाने के लिए 14 संशोधित की है। न्यायमूर्ति श्री BN खरे ने कहा कि अनुच्छेद 44 धारणा पर आधारित है कि एक सभ्य समाज में धर्म और व्यक्तिगत बीच में
कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है कि अनुच्छेद 44 धर्म को सामाजिक और व्यक्तिगत विधि को पृथक करता है। यह स्पष्ट है कि विवाह, उत्तराधिकार और इस प्रकार की पंथ बातें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत नहीं आती हैं। देखिएगा, इस केस में न्यायमूर्ति बी.एन. खरे इस केस में जो न्यायमूर्ति थे बी.एन. खरे, उन्होंने ये कहा है कि एक सभ्य समाज में धर्म और पारिवारिक विधि इन दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। अभी तक क्या है, वर्तमान स्थिति है कि धर्म और पारिवारिक विधि को हम एक साथ जोड़ के देखते हैं, परंतु उन्होंने, जो बी.एन. खरे थे न्यायमूर्ति, इन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज में धर्म को और पारिवारिक विधि को हमें अलग अलग देखना चाहिए, पृथक पृथक देखना चाहिए। आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, परंतु वो ये नहीं कहता है कि धर्म और पारिवारिक विधि एक ही है। धर्म पारिवारिक विधि पर अविभाज्य होता है, या पारिवारिक विधि जो है फैमिली लॉ है वो धर्म पर अविभाज्य होता है, और होता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ना ही आर्टिकल जो 25 है वो ऐसा कहता है। तो उन्होंने कहा है कि वहीं पर जो आर्टिकल 44 है वो सामाजिक और व्यक्तिगत विधि और धर्म इन दोनों को अलग अलग कर देता है। जो आर्टिकल 44 है वो सामाजिक और व्यक्तिगत विधि और धर्म इनको वो पृथक कर देता है। वो आर्टिकल 44 ये कहता है कि देखो, धर्म एक अलग चीज है और व्यक्तिगत विधियां और सामाजिक विधियां ये अलग अलग चीजें हैं। हमारा धर्म अलग हो सकता है, उसका धर्म अलग हो सकता है, वो अपने धर्म के अनुसार कार्य करें, हम अपने धर्म के अनुसार कार्य करें, परंतु ये किस धर्म में कहा गया है कि जो विवाह है वो धर्म के अनुसार होगा। विवाह के लिए एक विधि, सर्वमान्य एक विधि नहीं हो सकती। ये कोई भी धर्म इस तरह की बातें नहीं कहता है। सभ्य समाज में ऐसा कोई भी धर्म इस प्रकार की बातें नहीं कहता है कि जो विवाह है उसके लिए अलग विधि होगी। हम एक देश के नागरिक हैं तो विवाह के मैटर में, संपत्ति के मैटर में, उत्तराधिकार के मैटर में एक विधि अपनाई जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर कही गई थी। ये दो केस हैं जो समान सिविल नागरिक संहिता के बारे में बातें करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर समान नागरिक संहिता अगर देश में लाई जाए, ये क्यों लाई जानी चाहिए? जो समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सुप्रीम कोर्ट है वो देश में क्यों लाना चाहिए? देखिएगा, समान नागरिक संहिता देश में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगर ये आती है तो धर्म के आधार पर जो बहुविवाह का कॉन्सेप्ट है वो सुधरेगा। देखिएगा, जो व्यक्ति धर्म का दुरुपयोग करते हैं, और कहते हैं कि हमारे धर्म में तो कई शादियां करने की इजाजत दी गई है, तो धर्म ये कभी नहीं कहता है कि हम कोई गलत काम करें, हम स्त्रियों पे अत्याचार करें। इस तरह की कोई भी धर्म बात नहीं करता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाया जाता है तो धर्म और व्यक्तियों के बीच में, उनकी सामाजिक विधियों के बीच में एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, उनमें एक उनको पृथक किया जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि धर्म अलग है और पारिवारिक विधियां जो हैं वो अलग हैं। और इस कारण से जो विवाह के नाम पर जो अत्याचार किए जाते हैं उनको भी रोका जा सकता है। दूसरी बात है, दूसरा है कि इससे अगर ये समान नागरिक संहिता को हम लागू करते हैं तो हम आपस में भाईचारा कायम कर सकते हैं, आपस में एकता स्थापित कर सकते हैं और देश को अखंड बना सकते हैं। ये भी आपसे भाई आप देखते होंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है परंतु भारत में एक ही नागरिकता है, वो है आपका भारत की नागरिकता है, स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि अगर समान नागरिक संहिता आती है तो इससे जो आप देखते हैं कि हिंदू हो उसके लिए अलग पारिवारिक विधि है, सिविल लॉ है,
मुस्लिम हो उसके लिए अलग सिविल लॉ है, ईसाई हो उसके लिए अलग सिविल लॉ है। तो ये जो पारिवारिक विधियां हैं, ये इनसे कहीं न कहीं व्यक्ति जो है वो समुदायों में बट जाता है, उसमें भाईचारा स्थापित नहीं हो पाता है, और धर्म के आधार पर व्यक्तियों में क्या होता है कि एक दूसरे पर वो अत्याचार भी करते हैं। तो अगर समान नागरिक संहिता अगर आ जाएगी तो जो सामाजिक दूरियां हैं व्यक्तियों में, उनको मिटाया जा सकता है। विवाह के लिए, उत्तराधिकार के लिए एक विधि स्थापित हो जाएगी, सही है। तो इस प्रकार की सामाजिक दूरियों को मिटाया जा सकता है, और जब सामाजिक दूरियां मिटेंगी तो आपस में भाईचारा कायम होगा। इससे देश की एकता बढ़ेगी और देश की अखंडता भी कायम होगी। तो ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की गई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं।